हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंग्लिश की किताब रेनबो पार्ट 1 के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 5 द लेमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशनर बाय W.B. ईट्स। तो सबसे पहले W.B. ईट्स की जीवनी के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे इस वीडियो के अंदर, और उसके बाद जो उनकी पोयम है द लेमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशनर उसको भी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, हम आप सभी को बता दें कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अब जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप 10वीं 11वीं और 12वीं की वीडियो लेक्चर को पा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस, जो कोचिंग का नाम है। उस एप्लीकेशन को आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको फॉलो करके डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको 10वीं 11वीं और 12वीं की जितनी भी वीडियो लेक्चर है वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो देर किस बात की, जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को भी देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने जा रही है। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, छोटा छोटा लाइन बना बना कर ट्रांसलेट करेंगे और डाउन टू अर्थ जो मीनिंग होती है उस मीनिंग को हम लोग इसके अंदर जो इंक्लूड करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं द लेमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशनर बाय W.B. ईट्स। तो सबसे पहले W.B. ईट्स की जीवनी को हम लोग देख लेते हैं। विलियम बटलर ईट्स, इसका जो नाम है विलियम बटलर ईट्स। इनका नाम इनकी जो जन्म हुई है वो 1865 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु 1939 ईस्वी में हुआ था। एरिस पोएट एंड ड्रामिस्ट was awarded the Nobel Prize for Literature in 1923। एरिस पोएट थी, एरिस के रहने वाले थे और वहाँ के ये जो है कवि हैं, एंड ड्रामिस्ट, और कवि के साथ साथ ये ड्रामा भी लिखते थे, ड्रामिस्ट भी थे। वाज अवार्डेड, इनको जो अवार्ड दिया गया, इनको सम्मानित किया गया द नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर लिटरेचर। देखिए नोबेल पीस प्राइज जो होती है बहुत सारी चीज़ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी होती है, लिटरेचर के अंदर भी होती है। तो इनको जो यानी कि विलियम बटलर ईट्स को लिटरेचर के अंदर जो है नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 ईस्वी के अंदर। समझ में आ गया। ही वर्क इंसेंसली फॉर एरिस इंडिपेंडेंस, यानी कि इन्होंने जो है लगातार, देखिए इंसेंसली का मतलब क्या होता है, लगातार। तो इन्होंने लगातार जो है वर्क किया, काम किया, किसके लिए, एरिस इंडिपेंडेंस। एरिस जो था, ये एरिस पहले इंग्लैंड के का उपनिवेश था जिसके अंदर इंग्लैंड का कब्जा था एरिस के ऊपर। तो इनकी जो स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, तो इसकी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्या किया, काम किया, मतलब इन्होंने लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की। एंड फॉर एरिस लिटरेचर सेपरेट फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर, और इन्होंने ये भी लड़ाई लड़ी कि जो एरिस का जो लिटरेचर है, एरिस की जो साहित्य है उसको अलग किया, किस चीज़ से, ब्रिटिश लिटरेचर से। यानी कि जो इंग्लैंड की लिटरेचर थी, तो ऐसा माना जाता था कि एरिस और ब्रिटेन जो है दोनों एक ही जैसा है, मतलब एक ही जो है लिटरेचर है। लेकिन इन्होंने अलग करने का काम किया कि एरिस अलग लिटरेचर है, अलग साहित्य है, और जो ब्रिटिश लिटरेचर है वो अलग साहित्य है। ठीक है। को फाउंडर ऑफ एरिस नेशनल थिएटर कंपनी, नेशनल थिएटर कंपनी जो है एरिस की, मतलब कि वो कंपनी जिसमें ड्रामा वगैरह दिखाने के लिए जो थिएटर होता था, उस कंपनी के को फाउंडर थे, यानी कि इन्होंने ही जो है एरिस के अंदर थिएटर का निर्माण किया था। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड द एरिस थिएटिकल कल्चरल एंड लिटरेरी रिवाइवल। और ये जो इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है ये जो सहायक जो होता है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है सहायक, कि इन्होंने सहायता किया क्या चीज़ के लिए, एरिस थिएटिकल, मतलब कि थिएटर जो होता है जिसमें नाटक वगैरह दिखाया जाए, जो थिएटर होता है, उस थिएटर के निर्माण में एरिस जो देश था जिसको आज़ादी मिली थी ब्रिटिश से, तो उसमें जो है थिएटर के निर्माण के लिए, उसकी कल्चरल मतलब उसकी जो संस्कृति है एरिस की, उसके प्रचार प्रसार के लिए, और लिटरेरी या साहित्यिक जो काम है उसके रिवाइवल के लिए। रिवाइवल का मतलब होता है पुनरुत्थान, मतलब उसको फिर से जो है बनाने के लिए, फिर से जो है खड़ा करने के लिए इन्होंने काम किया। विथ हिज प्ले एंड काउंटलेस, विथ हिज प्ले, अपने जो है प्ले से, मतलब अपने नाटक के माध्यम से इन्होंने जो है एरिस की जो संस्कृति है उसके प्रचार प्रसार का काम किया। और उसके बाद जो है अपने प्ले के माध्यम से इन्होंने जो है थिएटर को जान देने की, जो टूटी फूटी थिएटर थी उनकी, तो उसको जो है अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए काम किया। और जो उसकी जो साहित्य है एरिस की,
लिटरेचर की, तो उस साहित्य को भी इन्होंने जो रिवाइव किया, मतलब इसका पुनरुत्थान किया, किसके माध्यम से? अपने प्ले के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से। द काउंटलेस कैथलीन, काउंटलेस कैथलीन 1892 ईस्वी में इनकी जो है एक नाटक निकली। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड स्लेटिक ट्विनलाइट, ये जो है द स्लेटिक ट्विनलाइट 1839 ईस्वी में इनकी एक नाटक आई। तो ये जो इनका बहुत ही मेजर काम है, यानी इनकी जो प्रमुख या फिर इसकी जो प्रसिद्ध जो नाटक है वो दो नाटक है, काउंटलेस कैथलीन और उसके बाद जो है द कलेक्शन ऑफ स्टोरी द स्लेटिक ट्विनलाइट, ये जो है इनकी दो कहानी है, ठीक है। ही एडमायर एंड कलेक्टेड ओल्ड एरिस फ्लॉक टेल, आप देखिए ही एडमायर, इन्होंने प्रशंसा किया, गुणगान किया, उनकी तारीफ की। एडमायर करने का मतलब क्या होता है? तारीफ करना, गुणगान करना, प्रशंसा करना, ठीक है। ही एडमायर एंड कलेक्टेड द ओल्ड एरिस फ्लॉक टेल, ओल्ड एरिस फ्लॉक टेल, ओल्ड का मतलब पुराना, एरिस का मतलब क्या होता है? जो एरिस देश है उसका। फ्लॉक टेल का मतलब क्या होता है? जो गांव के अंदर, जैसे हम लोग देखते होंगे, जैसे आपके जो दादा होंगे या फिर जो आपकी दादी होंगी, तो उसमें एक कहानी आती थी, आला रूधल की हो गई, गोनू ओझा की कहानी हो गई। तो ये गांव की कहानी होती है, जो गांव के लोग जो है अपने टाइम पास करने के लिए, जब पहले मोबाइल वगैरह नहीं था तो लोग जो है एक दूसरे को कहानी सुनाते थे, किस्सा कहानी सुनाते थे। तो ये फ्लॉक टेल का मतलब होता है लोक कथा जो होता है, जो कि गाँव के अंदर लोग एक दूसरे को सुनाकर मनोरंजन करते हैं। तो उसके लिए तो इन्होंने क्या किया कि उनकी प्रशंसा की, उनकी तारीफ की, जो एरिस की जो लोक कथा है, और साथ में इसको कलेक्ट भी किया मतलब कि इनको जो अपने कलेक्शन भी किया, उसका पूरा जमा किया एक जगह पे। एंड लेजेंड्स, लेजेंड्स का मतलब क्या होता है? लेजेंड्स का मतलब होता है दिग्गज जो होते हैं, जो कि अपने फील्ड के जो माहिर होते हैं, उसको कहते हैं लेजेंड्स, है ना। जैसे हीरो में आप देखिए अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन अपनी कला, उनकी जो कला है एक्टिंग करने की, उसके अंदर वो क्या है? लेजेंड्स है। लेजेंड्स का मतलब क्या हुआ? दिग्गज, ठीक है। तो ये इन जो अपने अपने फील्ड के जितने भी दिग्गज थे एरिस के इतिहास के अंदर, तो इनकी जो कहानी, इनकी जीवनी को इन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की, यानी कि जो एरिस साहित्य है उस साहित्य को इन्होंने जो है मतलब कि इकट्ठा करके एक जगह पर लाने की कोशिश की। इंस्पायर्ड बाय हीरोज एंड रोमांस एंड मैजिक ऑफ दीज लेजेंड्स, नायकों और रोमांस और इन दिग्गजों के जादू से प्रेरित होकर, यानी इनसे जो है प्रेरित होकर, ही ऑफन स्कैटर पार्ट ऑफ मैनी लेजेंड इनटू सिंगल पोएम, उन्होंने कई जो है किंवदंतियों, मतलब जो दिग्गज है उनके हिस्सों को अक्सर एक ही कविता में बिखेर दिया। मतलब कि उनकी कविता को पढ़िएगा तो जो एरिस के जो दिग्गज लोग हैं, जो कि अपने फील्ड के माहिर लोग थे, तो उनकी तारीफ, उनकी प्रशंसा के लिए इन्होंने क्या किया? अपनी कविता के माध्यम से इनकी तारीफ की, उनकी प्रशंसा की। ही एलिब्रेट स्टाइल ऑफ हिज अर्ली वर्क वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्री रेफेलाइट्स। रेफेलाइट्स क्या है? ये रेफेलाइट्स जो है एक मतलब कि एक पेंटर थे, और वो उनसे जो बहुत सारे कवि हुए, बहुत सारे जो लेखक हुए, उनसे प्रेरित हुए। तो जो भी रेफेलाइट से प्रेरित थे, उनको जो है हम लोग क्या कहते हैं? रेफेलाइट्स कहते हैं। मतलब कि वो व्यक्ति जो रेफेलाइट की उनकी पेंटिंग से जो प्रेरित हुए थे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? रेफेलाइट्स कहेंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं IITian। IITian क्या होता है? IITian असल में होता है कि वो व्यक्ति जो IIT से पास किया जाता है। तो उसी तरह रेफेलाइट्स मतलब वो व्यक्ति जो रेफेलाइट्स को पसंद करते हैं, उसको कहते हैं। तो इनका जो ही एलिब्रेट स्टाइल ऑफ हिज अर्ली वर्क वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्री रेफेलाइट्स, यानी उनका जो काम था, काम करने की जो विस्तृत शैली थी, वो रेफेलाइट्स से प्रभावित थी। वो व्यक्ति से उनके काम, यानी उनकी जो कविता है या उनका जो नाटक है, उससे वो क्या था? प्रभावित था। While his later work used as a sparser, more lyrical style was influenced by symbolism, mythicism and the occult, जबकि उनके बाद के काम में जो है विरल, अधिक गेय शैली का उपयोग किया गया था, और प्रतीकवाद और जो रहस्यवाद होते हैं या मनोगत होते हैं, उससे प्रभावित था। मतलब कि उनकी जो बाद की जो कविता है वो क्या थी? सिंबोलिज्म, यानी कि प्रतीकवाद। प्रतीक मतलब किसी एक को सिंबल बनाकर उस पर कविता लिखना ये था। उसके बाद मैथिसिज्म। मैथिसिज्म का मतलब होता है जो सूफीवाद होता है, दार्शनिक लोग जो होते हैं उसको कहते हैं, या रहस्यवाद जो कहते हैं उसको। और
ऑकलेट मनोगेत कहते हैं उसको। तो ये जो है इनसे प्रभावित थी इनकी कविता। हिज बेस्ट नोन कलेक्शन फ्रॉम हिज पीरियड आर द टावर 1928। उनकी जो बेस्ट अगर याद की जाए काम उनकी रचना, तो द टावर जो है 1928 ईस्वी में, एंड द विंडिंग स्टेयर 1929। इस अवधि में उसकी जो कविता है वो क्या कौन कौन सी है? 1928 ईस्वी में द टावर नाम की कविता, और उनकी जो है द विंडिंग स्टेयर्स 1929 ईस्वी में इनकी जो है कविता, जो कि बहुत ही नामी है। दिस पोयम द लेमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशनर, ये जो पोयम है जिसको हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, द लेमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशनर 1939, जो कि 1939 ईस्वी में लिखी गई, विच इज़ अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ इट्स अर्लियर पोयम। यानी यही पोयम का जो पहले जो नाम पड़ा था वो क्या था? द ओल्ड पेंशनर। पहले क्या पड़ा था नाम? ओल्ड पेंशनर। उसके बाद जो है क्या हुआ, इसको रिवाइज्ड कर दिया गया, फिर से इसका नाम का चेंज किया गया, इसको फिर से जो है संशोधित किया गया। रिवाइज्ड करने का मतलब क्या होता है? संशोधित करना। तो इसको संशोधित किया गया इसका नाम, और दूसरा नाम रखा गया द लेमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशनर। लेमेंटेशन का मतलब क्या होता है? लेमेंटेशन का मतलब होता है कि जो दुख रहा होता है, तकलीफ जो होता है, अंदर की जो दुख है, दिल के अंदर जो छुपी हुई दुख है, उसको लेमेंटेशन कहते हैं। ओल्ड पेंशनर यानी वो पेंशनरधारी जो कि बूढ़े हो गए हैं, और उनकी जो दुख रहा, यानी इस पोयम का नाम है। प्रेजेंट द पोएट्स रिमिनेंसेंस ऑफ हिज यंग लाइफ विच बिकम मोर एग्नोशिंग व्हेन ही लुक एट हिज प्रेजेंट स्टेट। देखिए, एग्नी का मतलब होता है दर्द, तो एग्नोइजिंग का मतलब क्या हुआ? एग्नोइजिंग का मतलब हुआ कि जो आपको ज़्यादा तकलीफ़ या दुख देने वाली जो स्थिति होती है उसको कहते हैं। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो लेखक है, जो पोएट है, इसके कवि है, वो अपने यंग लाइफ को जब देखते हैं, अपनी जवानी को देखते हैं और अपने बुढ़ापा को देखते हैं, तो फिर क्या हो जाते हैं? वो दुखी हो जाते हैं। क्यों? एंड कॉन्ट्रास्ट हिज टाइम ऑफ यूथ विथ हिज स्टेट इन द ओल्ड। और बुढ़ापे की अवस्था में उसकी जो युवा अवस्था है उसके विपरीत होती है। देखिए, जवानी को देखकर आदमी बुढ़ापे में रोता ही है, क्योंकि जवानी में आप हर चीज़ कर सकते हैं, 20 किलोमीटर जो दौड़ सकते हैं, लेकिन क्या बुढ़ापे में आप 1 से 2 कदम चलेंगे तो आप थरथरा जाएंगे, कांपने लगेंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जवानी में आदमी क्या होता है और बुढ़ापे में आदमी क्या हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है ये लेखक जो है चिढ़ने लगते हैं